नमस्कार, अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। कार्यक्रम में सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। भारतीय जनता पार्टी को आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मिलेगा अपना नया प्रदेश कार्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करेंगे उद्घाटन समारोह में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, वरिष्ठ नेता, सांसद और कार्यकर्ता होंगे शामिल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी एमपीसी की मीटिंग आज से होगी शुरू। 1 अक्टूबर तक चलेगी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक। इस दौरान लिए गए सभी फैसलों का आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंगे ऐलान। 6 सदस्यीय समिति देश की आर्थिक स्थिति की करेगी समीक्षा। बिहार को मिली 7 नई ट्रेनों की सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी। 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनें हुई शुरू। राज्य की रेल कनेक्टिविटी होगी और भी ज्यादा मजबूत। दुनिया को बड़े पैमाने पर वैश्विक कार्यबल की जरूरत होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा अनिश्चितताओं के बावजूद नई व्यापार व्यवस्थाएं उभरकर सामने आएंगी। जयशंकर ने वैश्विक समीकरणों में बदलाव के बीच आर्थिक संबंधों में विविधता लाने के लिए अमेरिका और कैरेबियाई देशों के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों पर भी डाला जोर। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें वार्षिक सत्र के दौरान कार्यक्रम में कहा कि हम नई व्यापार व्यवस्थाएं, प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और कार्यस्थल मॉडल देखेंगे जो कम समय में वैश्विक परिदृश्य को बनाएगा खास। दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास को रोजर बिन्ना की जगह चुना गया। मन्हास को रविवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की 94वीं वार्षिक आम बैठक के 2 निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। 45 वर्षीय मन्हास इस सर्वशक्तिशाली क्रिकेट संस्था के 37वें अध्यक्ष बने। मन्हास को जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जेकेसीए द्वारा नामित किया गया था। भारत का विजयी तिलक, पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशियाई चैंपियन बनी टीम इंडिया। भारत ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से विजेता की ट्रॉफी लेने से किया इनकार। भारत की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया, खेल मैदान पर चला ऑपरेशन सिंदूर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी को आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपना नया प्रदेश कार्यालय मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इसका उद्घाटन करेंगे। आज का दिन बीजेपी के लिए बेहद ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि पहली बार पार्टी को दिल्ली में अपना स्थायी और भव्य कार्यालय मिल रहा है। नवरात्रि के पावन अवसर पर दिल्ली बीजेपी को नया प्रदेश कार्यालय मिलना शुभ अवसर की बात है। आज सप्तमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित इस नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, पार्षद, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि किसी भी संगठन के लिए कार्यालय का बहुत महत्व होता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का देश की राजधानी में कार्यालय बनना अपने आप में ऐतिहासिक है और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने जैसा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश की राजधानी के संगठन का कार्यालय बनना अपने आप में एक ऐतिहासिक भी है और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने जैसा भी है। तो मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभेच्छा देती हूं कि उनका स्वप्न पूरा हुआ। आज ये कार्यालय बन के पूरा हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से इसका उद्घाटन होगा। आप कितना गौरवशाली खुद को मानती है? बिल्कुल, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और इसलिए मुझे भी आनंद की अनुभूति है और प्रसन्न हूं कि आज इस कार्यालय में हम सब कार्यकर्ता अपने भविष्य की नींव गढ़ सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की मीटिंग आज यानी 29 सितंबर से शुरू हो रही है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ये 3 दिवसीय बैठक 1 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही इसी दिन इसमें लिए गए सभी फैसलों का ऐलान किया जाएगा। इस बैठक में 6 सदस्यीय समिति देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करेगी। साथ ही रेपो रेट जैसे प्रमुख नीतिगत दरों पर निर्णय लेगी।
1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा मौद्रिक नीति का ऐलान करेंगे। आज बिहार के लोगों को त्योहारी सीजन से पहले बड़ी सौगात मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना से 7 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इन 7 नई ट्रेनों में 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। ये 3 भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मुजफ्फरपुर से चरलापल्ली, दरभंगा से मदार जंक्शन और छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेंगी। इस ट्रेनों के संचालन से न सिर्फ बिहार के यात्रियों को नए गंतव्यों तक सीधी सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य की कनेक्टिविटी भी और मजबूत होगी। देश भर में अब तक कुल 12 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इनमें से 10 बिहार से चलती हैं। 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत के बाद से अमृत भारत ट्रेनों की कुल संख्या 15 हो जाएगी। 4 नई पैसेंजर ट्रेनें बिहार के नवादा, इस्लामपुर, बक्सर और झाझा जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। आज हम चालू करेंगे 7 नई गाड़ियां दरभंगा से अजमेर अमृत भारत चालू करेंगे, जिसके ऊपर बहुत ही बड़ी डिमांड थी लंबे समय से। जयपुर से, अजमेर से और वहां रहने वाले हमारे प्रवासी बिहारी भाई और बहनों की डिमांड आती थी। फिर मुजफ्फरपुर से हैदराबाद अमृत भारत एक्सप्रेस चालू करेंगे। ये भी हमारे प्रवासी बिहारी भाई और बहनों की बहुत बड़ी डिमांड आती थी। फिर छपरा से दिल्ली ये भी एक नई चालू करेंगे अमृत भारत एक्सप्रेस, और पैसेंजर गाड़ियां 4 चालू करेंगे। झाझा से दानापुर, पटना से बक्सर, नवादा से पटना और पटना से इस्लामपुर। तो आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति के साथ मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा की। उन्होंने लिखा कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात हुई, उनके साथ कई विषयों पर गहन चर्चा की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की असली ताकत धर्म की वो अवधारणा है जिसने भाषाई विविधता के बावजूद देश को एक सूत्र में पिरोए रखा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ये बात पटना में साहित्य अकादमी और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि यूरोप के एक महानुभाव ने मुझसे पूछा कि भारत बिना किसी एक भाषा के कैसे एकजुट रह पाता है। मैंने उत्तर दिया कि यहाँ के लोग भले ही अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन वे धर्म की अवधारणा के माध्यम से एकजुट रहते हैं। उपराष्ट्रपति ने इस धारणा को भी खारिज किया कि लोकतंत्र एक पश्चिमी अवधारणा है और कहा कि 2500 साल पहले बिहार की इस भूमि ने एक और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य को देखा और दूसरी ओर प्राचीन गणराज्य वैशाली का जन्म स्थान भी बना। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्मेष नए विचारों, आख्यानों और दृष्टिकोणों के जागरण का प्रतीक है, जो विचारों में विविधता का उत्सव मनाता है, साथ ही भाषा, संस्कृति, भूगोल और विचारधारा के बीच की खाई को भी पाटता है। No single culture can develop overnight. It is the great contribution of great people. That is the reason why Indian culture is so great today. Then again, Bihara's great contribution to the world is the great universities of those time, Nalanda and Vikramshila. Many of us think that democracy is a Western concept, but Vaishali was the origin of democracy more than 2,500 years ago. It's a celebration of diversity in thought and an affirmation of literature's unique role in bridging divides, whether they be of language, culture, geography or ideology. One dignitary from Europe asked me how India is so united. In spite you don't have a common language, you speak different languages. My answer was,
only one thing to him: we speak different languages, but we live on one single concept, that is dharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता स्वदेशी उत्पादों से ही होकर गुजरता है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से आगामी त्योहारों को स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने और वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से देश में उत्पादित उत्पाद खरीदने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि त्योहारों के मौसम में स्वच्छता केवल घरों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे गलियों, मोहल्लों, बाजारों और गांवों तक फैलाना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्योहार और खुशियां आने वाली हैं। हर पर्व पर हम खरीदारी भी खूब करते हैं और इस बार तो जीएसटी बचत उत्सव भी चल रहा है। साथियों, एक संकल्प लेकर आप अपने त्योहारों को और खास बना सकते हैं। अगर हम ठान लें कि इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे, तो देखिएगा हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए। ठान लीजिए, हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। जिसे देश के लोगों ने बनाया है वही घर ले जाएंगे। जिसमें देश के किसी नागरिक की मेहनत है उसी सामान का उपयोग करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ कोई सामान नहीं खरीदते, हम किसी परिवार की उम्मीद घर लाते हैं, किसी कारीगर की मेहनत को सम्मान देते हैं, किसी युवा उद्यमी के सपनों को पंख देते हैं। आगामी विजयादशमी उत्सव पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये एक और कारण विशेष है क्योंकि ये दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक सदी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरणादायक है। प्यारे देशवासियों, अगले कुछ ही दिनों में हम विजयादशमी मनाने वाले हैं। इस बार विजयादशमी एक और वजह से बहुत विशेष है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। एक शताब्दी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। आज से 100 साल पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, तब देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधा था। सदियों की इस गुलामी ने हमारे स्वाभिमान और आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के सामने पहचान का संकट खड़ा किया जा रहा था। देशवासी हीन भावना का शिकार होने लगे थे। इसलिए देश की आजादी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण था कि देश वैचारिक गुलामी से भी आजाद हो। ऐसे में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस विषय में मंथन करना शुरू किया और फिर इसी भगीरथ कार्य के लिए उन्होंने 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर साहब के जाने के बाद परम पूज्य गुरु जी ने राष्ट्र सेवा के इस महायज्ञ को आगे बढ़ाया। आज से 100 वर्ष से बिना थके, बिना रुके राष्ट्र सेवा के कार्य में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा के महत्व पर विशेष जोर देते हुए इसे भारत की जीवंत सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के लिए प्रयासरत है। साथियों, हमारे पर्व त्योहार भारत की संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। छठ पूजा ऐसा एक पावन पर्व है जो दिवाली के बाद आता है। सूर्य देव को समर्पित यह महापर्व बहुत ही विशेष है। इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, उनकी आराधना करते हैं। छठ
न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती हैं, बल्कि दुनिया भर में इसकी छटा देखने को मिलती है। आज यह एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया को बड़े पैमाने पर वैश्विक कार्यबल की जरूरत होगी और अनिश्चितताओं के बावजूद नई व्यापार व्यवस्थाएं उभर कर सामने आएंगी। एस जयशंकर ने वैश्विक समीकरणों में बदलाव के बीच आर्थिक संबंधों में विविधता लाने के लिए अमेरिका और कैरेबियाई देशों के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों पर भी प्रकाश डाला। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें वार्षिक सत्र से इतर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कार्यक्रम में कहा कि दुनिया को वैश्विक कार्यबल की जरूरत होगी, साथ ही अनिश्चितताओं के बावजूद व्यापार अपना रास्ता बनाता रहेगा। हम नई व्यापार व्यवस्थाएं, प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और कार्यस्थल मॉडल देखेंगे जो कम समय में वैश्विक परिदृश्य को बहुत अलग बना देगा। विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे अशांत माहौल में खासतौर पर बड़े देशों के लिए अधिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए क्षमता निर्माण करना जरूरी है। This world which we are talking about will require a global workforce. Where that global workforce is to be housed and located may be a matter of a political debate. But there's no getting away if you look at demand and you look at demographics. Demands cannot be met in many countries purely out of national demographics. This is a reality. You cannot run away from this reality. So how do we create a more acceptable, contemporary, efficient model of a global workforce which is then located in a distributed global workplace? I think this is a very big question today which the international economy has to address. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में नक्सल को खत्म करने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की सख्त नीति पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार नक्सलियों के सीज फायर प्रस्ताव को खारिज करती है। उन्होंने कहा कि अगर नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन कोई सीज फायर नहीं होगा, लेकिन गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा रविवार को दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मंथन 2025 नक्सल मुक्त भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। जो वामपंथी भाई नक्सलियों के बचाव में खड़े होते हैं, हमारे लोग हैं, क्यों मारना चाहिए? हम नहीं मारना चाहते। 290 मारे गए क्योंकि उनके हाथ में हथियार थे। 290 के सामने 1090 गिरफ्तार किए हैं। जहां गिरफ्तारी संभव थी वहां हमने गिरफ्तार भी किए हैं और वो आज कानून की कोर्ट में। और उसके साथ 1090 के साथ 881 सरेंडर कर दिए। ये बताता है कि सरकार का अप्रोच क्या है। सरकार का अप्रोच ये है कि हम पूरा प्रयास करते हैं नक्सली को अरेस्ट करने का, सरेंडर कराने का, मौका भी देते हैं, एक अच्छी सरेंडर पॉलिसी भी लेकर आए हैं। मगर जब आप हाथ में हथियार लेकर भारत के निर्दोष नागरिकों को मारने के लिए निकलते हो, तब सुरक्षा बलों के पास और कोई चारा नहीं होता, गोली का जवाब गोली से ही देना होता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मनहास ने रोजर बिन्ना की जगह इस पद पर
चुना गया है उनको। दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास को रविवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की 94वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया सहित अन्य सदस्यों के साथ निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। 45 वर्षीय मन्हास इस सर्वशक्तिशाली क्रिकेट संस्था के 37वें अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्ना की जगह ली है, जिन्होंने पिछले महीने 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया था। मन्हास को जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन JKCA द्वारा नामित किया गया था, जहां उन्होंने प्रशासक के रूप में सेवा की। उन्होंने 1997 और 1998 सीजन में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया। उन्होंने भारत अंडर-19 और A टीम का भी प्रतिनिधित्व किया। मन्हास ने 147 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 45.82 की औसत से 9,714 रन बनाए। उनके नाम 27 शतक और 49 अर्धशतक हैं। इलेक्टेड ऑफिसर ने निर्णय भी अनाउंस कर दिया है। तो अध्यक्ष मिथुन, उपाध्यक्ष मैं, देवजीत सैकिया सेक्रेटरी, ट्रेजरर जो है अपने कर्नाटक के हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी भाटिया है ना, और बाकी गवर्निंग काउंसिल के 2 मेंबर जो है अरुण ठाकुर IPL चेयरमैन होंगे, उम्मीद है, और उसके बाद उनके साथ महमूद और इसमें एपेक्स काउंसिल में जयदूर साहब। जो डिसीजन एपेक्स काउंसिल ने लिए थे वो सारे लागू हुए हैं। हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है, बड़ी हर्ष की बात है, बड़ी संतोषजनक बात है कि सन ऑफ द सॉइल एक नौजवान प्रतिभाशाली व्यक्ति मिथुन मन्हास आज BCCI के सर्वश्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट के लिए घोषित किए गए, और वो भी अनकंटेस्टेड, सर्वसम्मति से, यूनानिमसली। और साथ ही साथ ये इस बात का भी प्रमाण है कि गत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से एक तरफ खेलों को, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया, दूसरी तरफ युवाओं की प्रतिभाओं पर विशेषकर प्राथमिकता दी गई है, और किसी भी क्षेत्र से आया हुआ कोई भी प्रतिभाशाली युवा हो, उसको अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता, अपनी मेहनत के मुताबिक भूमिका भी मिल सकती है, जिम्मेवारी भी मिल सकती है। इसकी संभावनाएं, एक एस्पिरेशनल सर्ज आज देश में देखने को मिल रही है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को शिकस्त देते हुए और मैच अपने नाम कर लिया है। एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को भारत ने 5 विकेट से हराकर भारत एक बार फिर एशिया का चैंपियन बन गया, एशिया कप का चैंपियन बन गया। और 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया।
भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 146 के स्कोर पर सिमट गई। बुमराह, अक्षर और वरुण को 2-2 विकेट मिले। कुलदीप ने 4 विकेट झटके। भारत ने 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 गेंद बाकी रहते हुए 5 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया। रिंकू सिंह के बल्ले से विनिंग शॉट निकला। रिंकू ने एशिया कप में एकमात्र गेंद खेली और उस पर चौका जड़कर भारत को यादगार जीत दिला दी। तिलक वर्मा ने 53 गेंदों पर नाबाद 69 रन की पारी खेली। वहीं शिवम दुबे ने 22 गेंदों पर 33 रन की पारी खेली। इस टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में ये पहली बार था जब फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल मैच में आमने सामने थी। एशिया कप में भारत का सफर अजेय रहा। इस जीत के साथ भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता। खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से विजेता की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को जीत पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर क्रिकेट फील्ड ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। तो कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको दिखाते हैं वो भावुक क्षण जब भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। तो मुझे दीजिए इजाजत। देखिए संसद टीवी। नमस्कार।